यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अध्याय 1 की अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अध्याय 1 का, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सार्थक अंक का क्या मीनिंग होता है। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। इसकी पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो वर्ड, जो लाइनें, जो पैराग्राफ में लिखे हुए हैं आपको एज इट इज़ कॉपी में उतारने हैं। यही सारे आपके नोट्स होंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से पढ़ता हूँ इसको। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों। ठीक है, देखिए ज़्यादातर ये सार्थक अंक जो हैं वो प्रायोगिक हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ काम आते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हों चाहे वो फिजिक्स के हों। ठीक है, अब सार्थक अंकों को ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। उन नियमों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन किन सार्थक अंकों के द्वारा हम इनके नियमों की सहायता से हम सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला नियम लिखा हुआ है कि सभी सार्थक अंक, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। गैर शून्य अंकों का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके और 9 तक के अंक सारे के सारे क्या हैं, सार्थक हैं। ठीक है, पहला नियम तो ये है। देखो मैं आपको पहला नियम बताता हूँ फिर इनके उदाहरण दूंगा। सेकंड नियम क्या लिखा हुआ है कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य अधिक शून्य सार्थक नहीं होते हैं। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले, अगर देखो कोई गैर शून्य अंक लिखा हो उसके पहले कोई अगर 0 आ गया तो वो सार्थक अंक में नहीं काउंट होगा। तीसरा लिखा हुआ है 2 सार्थक अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। जैसे 1 0 0 और 2 ये लिखा हुआ है, तो इसमें ये जो 2 0 बीच में आ रहे हैं, शून्य आ रहे हैं, 2 शून्य, ये भी सार्थक अंकों में काउंट होंगे। सार्थक अंक का मतलब है महत्व के अंक, जिनका कोई महत्व हो। ठीक है, मतलब उनको कोई, जितने भी अंक होंगे सार्थक अंक 1 2 3 4 जो भी होंगे उनका कोई ना कोई महत्व जरूर होगा प्रायोगिक के अंदर या सैद्धांतिक के अंदर। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। चौथा नियम लिखा हुआ है किसी सार्थक अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु शर्त यह है कि वे दशमलव के बाद आ रहे हों। चौथे बिंदु को मैं समझाऊंगा आपको। वैज्ञानिक संकेतक के रूप में सार्थक अंक में n इंटू एन की घात n में n इंटू एन की घात n सार्थक अंक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे एक अंक लिखा हुआ है 4 इंटू 10 की घात 4, ये लिखा हुआ है। अब इसके अंदर ये 10 की घात 4 जो लगा हुआ है ना, इसको सार्थक अंकों में शामिल नहीं करते हैं। केवल इसके अंदर एक सार्थक अंक है, वो है 4। ठीक है, अब इनके मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। देखो ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं इसके अंदर। जैसे पहला उदाहरण लिखा हुआ है 885 सेंटीमीटर, इसमें 3 सार्थक अंक है केवल, बस। कितने सार्थक अंक है, 3। ये वो पहला नियम बता रहा है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं, तो इसमें 2 8 और 5 3 सार्थक अंक हैं। दूसरा लिखा हुआ है 0.03 के अंदर गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य क्या नहीं होते, सार्थक नहीं होते, इसलिए इसमें केवल एक ही सार्थक अंक है और वो कौन सा वाला है, ये 3 वाला। ठीक है, 0.0 सार्थक अंक नहीं होंगे इसके अंदर। फिर आ रहा है 0.25, इसमें 2 सार्थक अंक है और वो दोनों सार्थक अंक कौन से हैं, ये 0.25 वाले। ये जो 0 वाला है ये सार्थक अंक नहीं है क्योंकि ये पहले आ रहा है इसलिए। अब इसके अंदर चौथा देखो आप, चौथे के अंदर क्या लिखा हुआ है 0.00025 तो इसके अंदर 2 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक अंदर, 2, और वो भी कौन कौन से, 5 और 2। 5 और 2 के पहले 3 शून्य आ रहे हैं, वो सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे। तो गैर शून्य अंक के पहले आने वाले जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद आ रहा है 0.200। अब देखो इसके अंदर 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, ये माइनस लगे हुए नहीं है, ये जो चिन्ह है ये माइनस नहीं है, ये बराबर है। ठीक है, अब इसके अंदर 3 सार्थक अंक कैसे हैं, देखो इस वाले 5वें के अंदर इस 0.2 के पहले एक 0 आ रहा है, ये शामिल नहीं होगा। अब इस 2 के बाद अगर 0 आते हैं, कितने भी आए, वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे। अगर वो दशमलव के बाद आ रहे हैं तो वो शामिल होंगे। तो देखो इसमें 0.200 लगे हुए हैं, तो ये 0 जो है वो दशमलव के कहाँ आ रहे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं, इसलिए वो सार्थक अंक में शामिल होंगे। जबकि इस 2 के इधर अगर कोई आ रहा है, इस तरफ कोई आ रहा है इस 2 के, तो वो सार्थक अंक में शामिल नहीं होगा। इस 2 के इधर आने वाले जितने भी अंक हैं वो सार्थक अंक में शामिल होंगे, कब, वो दशमलव के बाद आने चाहिए। तो ये इसमें देखो दशमलव ये लगा हुआ है, इस दशमलव, ये 2 दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव के आगे 2 है और 2 के आगे 2 0 हैं, तो ये काउंट होंगे 2 0। नेक्स्ट देखिए छठे नंबर पर दे रखा है 1.001, 2 सार्थक अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होंगे। तो 1 और 1 के बीच में 2 शून्य आ रहे हैं, ये दोनों शून्य सार्थक अंक होंगे। तो इसमें टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। 2.583, ये तो चारों होंगे क्योंकि चारों गैर शून्य अंक है इसलिए।
फिर 3 इंटू 10 की घात 8 ये प्रकाश की गति होती है, 3 इंटू 10 की घात 8, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सार्थक अंक लिखा हुआ है, क्योंकि 10 की घात 8 को हम सार्थक अंक नहीं मानते हैं। 10 की घात कितनी भी लगी हुई हो वो सार्थक अंक में शामिल नहीं होगी। फिर है 6.023 इंटू 10 की घात 23, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने सार्थक अंक, 10 की घात 23 को नहीं माना है, ठीक है। ये आवोगाद्रो नंबर है ये वाला। फिर 100, ये देखो आप 100 के अंदर कितने सार्थक होंगे। अब देखो इसमें 10वें उदाहरण में और 5वें उदाहरण में अंतर क्या है। 100 के बाद में 100 के अंदर एक शून्य है, एक सार्थक अंक है, क्योंकि 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की घात 2, और 10 की घात 2 को हम शामिल नहीं करेंगे, एक को शामिल करेंगे। तो अगर एक को शामिल करेंगे तो इसमें एक ही सार्थक अंक हुआ 1, ठीक है। और 5वें उदाहरण में क्या था, पॉइंट लगा हुआ था पहले 0.200, तो 0.200 होने के कारण क्या हुआ कि पॉइंट के बाद में अगर 00 आते हैं तो वो सार्थक अंक होंगे। तो इसमें इस 5वें वाले उदाहरण में 3 सार्थक अंक थे, जबकि 100 के अंदर एक ही सार्थक अंक है। अगर मान लो 400 लिखा हुआ होता, जैसे मान लो 400 लिखा हुआ होता या 4000 लिखा हुआ होता, तो 4000 के अंदर एक ही सार्थक अंक है, वो चौथा है, 4 है, क्योंकि इसको तो हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, 10 की घात 3, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, जो भी लिखे हुए हैं एज इट इज़ आपको कॉपी में उतारने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, परिशुद्धता और यथार्थता परख, दोनों में क्या अंतर है। परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है, कि आप करेक्ट, किसी भी चीज़ का कोई करेक्ट आंसर है, वो आप उस करेक्ट आंसर के कितना करीब पहुँचे हो, उसका मतलब क्या होता है, परिशुद्धता, ठीक है। परंतु यथार्थपरकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान के मेल रखने को व्यक्त करती है। इसका मतलब हुआ यथार्थपरकता। जैसे मान लो आंसर है 1, ठीक है, आप उस 1 के आसपास पहुंच गए तो वो क्या हो गई, यथार्थपरकता हो गई। इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। देखो यहाँ एक नीचे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कोई भी प्रयोग किया, उस प्रयोग का जो सही परिणाम है, यदि किसी प्रयोग का सही परिणाम 2 ग्राम है, ठीक है, सही आंसर क्या आना चाहिए था, 2 ग्राम आना चाहिए था, बिल्कुल राइट आंसर है इसका 2 ग्राम। अब 3 छात्र हैं, क, ख और घ, इन तीनों ने ये परीक्षण किया, कोई भी परीक्षण किया, आंसर इन तीनों को आना चाहिए था 2 ग्राम, लेकिन वो कितना समीप पहुंचे, उसकी कितना सही आंसर निकाला वो देखते हैं। उन्होंने 2 प्रयोग किए, प्रयोग संख्या 1 और प्रयोग संख्या 2, इन्होंने 2 प्रयोग किए। 2 प्रयोग करने के बाद में छात्र क ने आंसर निकाला 1.5, 1.95 और 1.93, ठीक है। अब देखो 1.95 और 1.93 ये दोनों बिल्कुल सामीप्य में आंसर हैं, बिल्कुल पास पास आंसर आए हैं, 0.95 और 0.93। इसका मतलब छात्र क का जो आंसर है वो क्या है, परिशुद्धता लाए हुए है। मतलब इसने आंसर निकाला है, भले ही वो 2 के पास नहीं है, 2.00 ग्राम के पास में नहीं, लेकिन इसके 2 मान पास पास आ गए, तो इसका मान परिशुद्धता वाला है। ख ने किया 1.94 और 2.05। अब इसके आंसर न तो 2 ग्राम के पास में और न ही इसके आंसर परिशुद्धता वाले हैं, कुछ भी नहीं है इसके आंसर में, कोई मेल नहीं खाता इसका आंसर। तीसरा है ग वाला 2.01 और 1.99, इसके आंसर में क्या है, परिशुद्धता है, क्योंकि सही आंसर क्या था इसका 2 ग्राम, और ये 2 ग्राम के बिल्कुल पास आंसर लेके आया है। 2.01 पहले प्रयोग में लाया, 2.01 दूसरे प्रयोग में लाया 1.99, तो छात्र ग का आंसर जो है वो यथार्थ परखता लिए हुए है, और छात्र क का आंसर था वो परिशुद्धता लिए हुए है, लेकिन ख का आंसर कहीं मेल नहीं खाता है। तो परिशुद्धता और यथार्थ परकता में ये अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक संयोजनों के संयोजन के नियम। पहला नियम लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण की नियम को हम किस प्रकार से समझा सकते हैं वो मैं आपको देखता हूँ। देखो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, ये आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा है। इस नियम के अनुसार द्रव न तो बनाया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य को न तो हम बना सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसका उदाहरण क्या दोगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, एक बात मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ वो आप लिखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, वीडियो को रोक रोक के आप लिख सकते हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता बराबर रहती है। जितना आपने क्रियाकारक लिया है उतना ही उत्पाद बनेगा। सांद्रता लिख लो, मात्रा लिख लो, ठीक है। क्रियाकारक और उत्पाद की जो मात्रा है वो समान रहती है। इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम में क्या कहता है, देखो इसके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, ठीक है। जो इसका जो स्टेटमेंट है ये बहुत छोटा सा है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये वो ध्यान से सुनना कि अगर
इस पूरी पृथ्वी पर या पूरे 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 कहीं पे भी कहीं पे भी चले जाओ आप, ठीक है, अगर आप किसी यौगिक का निर्माण कर रहे हो और उस यौगिक के निर्माण करने की विधियां अलग अलग है, ठीक है, तो उस यौगिक में जो तत्व उपस्थित हैं उनका जो द्रव्यमान है वो एकदम सही अनुपात में होगा। कैसे होगा देखो, हम उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मैंने दो अभिक्रियाएं लिखी हैं, ठीक है, C+O2 गिव्स CO2 और CaCO3 को मैंने गर्म किया तो क्या बना इसके अंदर CaO + CO2। दोनों अभिक्रियाओं में एक यौगिक समान है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है दो अलग अलग विधियों से, ठीक है, दोनों विधियों में कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आ रहा है CO2। हम कार्बन डाइऑक्साइड को और भी कई विधियों से बना सकते हैं, लेकिन सबके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो क्या रहेगा, CO2 रहेगा। इसका मतलब CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन की प्रतिशतता, कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 3:8 आ रहा है। तो किसी भी विधि से CO2 बनाऊं मैं, किसी भी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात समान रहता है। CO2 को हम किसी भी विधि से बनाएं उसमें कार्बन और ऑक्सीजन को जो अनुपात है वो 3:8 ही रहेगा। वो कैसे आया, कार्बन का आणविक द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया, अनुपात निकाला तो 3:8। तो CO2 का अनुपात हमेशा 3.8 ही आएगा, कैसे भी करो कुछ भी करो। यह है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। नेक्स्ट नियम देखो, गुणित अनुपात का नियम। इन नियमों को ऐसे ही लिखना है आपको नोट्स के अंदर और कॉपी में उतारना है। फिर उदाहरण सहित गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है देखो आप, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तत्व दो ही हैं लेकिन वो एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने में आपको टाइम लगेगा, पहले उदाहरण समझाता हूँ मैं आपको, फिर ये आप समझ में आ जाएगा अपने आपको। उदाहरण देखो क्या लिखा हुआ है, H2 पहला उदाहरण है, H2+O गिव्स H2O। आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप O2 करते हो तो आपको यहाँ पहले हाफ लगाना पड़ेगा, ठीक है, H2 + ½ O2 गिव्स H2O। अगर आप O2 नहीं करते हो तो केवल O रहने दो यहाँ पे आप, ठीक है, केवल O रहने दोगे तो केवल O हो जाएगा। तो H2 + O गिव्स H2O। दूसरी अभिक्रिया है H2 + O2 गिव्स H2O2, ठीक है। जो मैंने गोले लगाए इनके अंदर अभिक्रियाओं में अंतर आ रहा है, ठीक है। H2 दोनों में समान है। अब देखो अंतर क्या है, पहले वाले में और बाद वाले में अंतर देखो आप, ये 2 ग्राम है, ये भी 2 ग्राम है, ये ऑक्सीजन 1 है तो इसलिए 16 ग्राम, ये ऑक्सीजन 2 है तो 32 ग्राम। इधर H2O का आणविक द्रव्यमान होता है 18 ग्राम और H2O2 का होता है 34 ग्राम। H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, याद रखना, आप चाहो तो यहाँ पास में लिख सकते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखो इसमें दो समान तत्वों से अलग अलग यौगिक बनाए गए हैं, वो जल का निर्माण किया गया है और हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण किया गया है। दोनों के अंदर जो द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। क्या लिखा हुआ है, छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। कैसे होते हैं छोटे पूर्णांकों के अनुपात में, याद रखना 18 और 34, ये आगे पढ़ेंगे। यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान अर्थात 16 और 32 जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 2 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के 18 और 34, ऑक्सीजन के 18, 16 और 32, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन के 32, ये दोनों हाइड्रोजन के तो 2 ग्राम से संयुक्त हो रहे हैं। हाइड्रोजन तो वही है, इसके लिए भी 2 ग्राम है, इसके लिए भी 2 ग्राम है, इसके लिए भी 2 ग्राम है, चाहे कुछ भी कर लो आप, तो दोनों के लिए 2-2 ग्राम है। अब देखो इस लाइन को दोबारा पढ़ो, यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान अर्थात 16 ग्राम और 32 ग्राम जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होते हैं एक सरल अनुपात में होते हैं। मतलब 16 और 32 1:2 में अभिक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर ये 1:2 के अंदर ये अभिक्रिया कर रहे हैं और आप यहाँ भी देखोगे तो 1:2 ही आंसर आ रहा है, ठीक है, 1:2। तो ये है गुणित अनुपात का नियम। पहला था स्थिर अनुपात का नियम और ये गुणित अनुपात का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट नियम देखो, गैलुसेक का नियम। गैलुसेक जो है वो क्या कहता है आपको, गैलुसेक जो है वो ये कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है गैसों वाली, गैसें संयुक्त होती हैं, अभिक्रिया करती हैं या गैसें बनती हैं, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। बस शर्त क्या होनी चाहिए, सभी गैसें समान ताप और दाब पर होनी चाहिए। मतलब कि जो गैसें आपस में अभिक्रिया कर रही है, ए और बी गैस ने अभिक्रिया की, तो इन गैसों के तापमान और दाब परिवर्तित नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उनके जो आयतन है वो सरल अनुपात में होंगे। आयतन का मतलब कितना भाग ले रहे हैं वो, ठीक है। ये जो गैलुसेक का नियम है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का नियम भी बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करना बहुत जरूरी है हमारे, जिससे उनके आयतन का पता लग सके और कौन से आयतन का पता लग सके, सरल आयतन का पता लग सके।
सरल अनुपात का पता लग सके उस आयतन से। इसके उदाहरण को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला उदाहरण लिखा हुआ है इसके अंदर H2 + Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl। इसमें H2 का एक आयतन है, Cl2 का एक आयतन है, मतलब इनके आगे एक लगा हुआ है अगर संतुलित करें तो, और इसमें दो आयतन है, तो इसका अनुपात क्या हो गया, 1:1:2। ये इसका अनुपात हुआ। अब देखो कोई विद्यार्थी इसको ऐसे लिखता है, ट्वाइस H2 + ट्वाइस Cl2 गिव्स 4HCl। ठीक है, यह अभिक्रिया भी संतुलित है। हाइड्रोजन इधर 4 है, Cl2 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है और Cl 4 है, अभिक्रिया ये भी संतुलित है। ये भी अभिक्रिया सही होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या, हम आगे से आगे नंबरों को बढ़ाते जाएंगे और अभिक्रिया संतुलित होती जाएगी। मैंने दो इधर 2 और 2 की जगह 4 लिख दिया, उधर 4 की जगह 8 हो गया, अभिक्रिया तब भी संतुलित है। लेकिन अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, सबसे सरलतम अनुपात में होनी चाहिए। वो क्या क्या थी, 1:1 और 2 अनुपात। तो अभिक्रिया को आप 2:2 और 4 अनुपात में लिखोगे तब भी संतुलित है वो, लेकिन वो नियम के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है इसके अंदर, N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, NH3 बन रही है। इसमें 1:3:2 है। अब कोई विद्यार्थी यहाँ 2 लिख दे, यहाँ 6 लिख दे और यहाँ क्या लिख दे, 4 लिख दे। ठीक है, तो भी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। 2N2 और 6H2 और 4NH3 तब भी अभिक्रिया संतुलित है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसमें अनुपात जो है, वो आयतन जो है उसका पता नहीं लगता है कि कम से कम कितने अभिक्रिया भाग लेकर और उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो ने कहा था कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आवोगाद्रो ने 6.023 × 10⁻23 का मान दिया था। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, समान ताप व दाब पर सभी गैसों में समान आयतन पर अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे मेरे पास में 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है, मेरे पास 1 मोल जल के अणु है, तो यहाँ पे दो क्या चीज़ समान आ रही है, 1 मोल समान आ रहा है। देखो चीज़ें अलग अलग है, ये पहला वाला है हाइड्रोजन, दूसरा वाला है जल, लेकिन दोनों में परमाणुओं की और अणुओं की संख्या समान आ रही है। देखो दोनों में 6.023 × 10⁻23 6.023 × 10⁻23 आ रही है। तो चाहे हम क्या करें, समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसका मतलब दोनों हमने 1-1 मोल लिए, चाहे यौगिक अलग अलग है, एक जल है एक हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन दोनों में अणुओं की संख्या समान है। यहाँ पे अगर मैं 1 मोल आयरन ले लूँगा, लोहा ले लूँगा, तब भी उसमें अंक यही आएगा। ये था आपके आवोगाद्रो का नियम। यहाँ पे आपके रासायनिक संयोजन के नियम पूरे होते हैं। अब आता है आपके डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, इसने क्या कहा था, 1818 में डाल्टन ने निम्न तथ्य दिए। द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना होता है। आप लोग जानते हैं किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। ठीक है, ये भी आप जानते हो कि जैसे अगर कोई 2 तत्व हैं, है ना, उन तत्वों के परमाणु समान है Fe और Fe, तो दोनों के सभी रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म समान होंगे। ठीक है, तत्व अलग अलग नहीं होने चाहिए। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात के संयोजन से यौगिक बनता है, ये भी आप जानते हो। जैसे अगर मुझे जल बनाना है, तो मुझे जल बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन चाहिए मुझे 2, ऑक्सीजन चाहिए मुझे 1, तो इनका क्या चाहिए, निश्चित अनुपात चाहिए, तो यौगिक बन जाएगा। फिर किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, चौथा पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में जुड़ते हैं, उनका बंध टूटता है, बंध बनता है, पहले वाला जो पुराना जो यौगिक है या तत्व है वो टूट जाता है, नया बनता है, ये इसका मतलब है। तो ये डाल्टन ने 1808 में अपनी तरफ से कुछ तथ्य दिए थे, वो हमने पढ़े यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके इसका आणविक द्रव्यमान, है ना, ये तो आप 10वीं में करके आए हो। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक आपके 10th लेवल के भी हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी परमाणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, उसमें जितने भी परमाणु हैं, उन परमाणुओं के द्रव्यमान को हम जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। लेकिन अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, तो ही हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है हाइड्रोजन H2, तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। दूसरा लिखा हुआ है H2, मतलब कि जल, H2O। अब देखो ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 हो गया, और हाइड्रोजन 2 है, तो 2 + 16 कितना हो गया, 18 हो गया, ये इसके अंदर आ गया। फिर आता है आपके मीथेन तीसरा, तो मीथेन में क्या होता है, कार्बन का तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन का हो गया 4, तो ये कितने हो गए, 16 हो गए। फिर आपके आता है तो नेक्स्ट C6H12O6, इसका नाम कौन बताएगा मुझे, C6H12O6,
इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसका कितना होता है 180 होता है। मतलब कैसे निकाला आपने, 12 होता है, 12 कार्बन का 12 होता है और कार्बन है 6। हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन कितने हैं 12। फिर ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 6। ठीक है, इन सबको हम गुणा भाग करके आंसर निकालेंगे तो 180 आएगा, गुणा करके जोड़ेंगे तो 180 आएगा। फिर आपके अब नेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर मेथिल एल्कोहल CH3OH, इसका होता है 32। फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, इसका होता है 64। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है 98 और HNO3 जो है, इस HNO3 का होता है 63। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, जिनको जोड़ने पर हम क्या निकाल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिशत संगठन। छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके अभी इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन का मतलब क्या हुआ, देखो आप इसके अंदर, इसके द्वारा किसी तत्व की प्रतिशतता उस यौगिक में ज्ञात कर सकते हैं अपन। ज्ञात कर सकते हैं कि मतलब क्या हुआ कि कोई भी यौगिक है उसमें प्रतिशतता कितनी है उसकी। कैसे देखो, जैसे क्वेश्चन आ गया कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशतता ज्ञात करो, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपके 10th में रिजल्ट आया, 10th में आपके रिजल्ट आने के बाद में आपने देखा कि मेरे हिंदी में कितने नंबर आए, 90 नंबर आ गए। मेरे इंग्लिश में कितने नंबर आए, इंग्लिश में भी मेरे 90 नंबर आ गए। मेरे साइंस में कितने नंबर आए, 92 नंबर आए। मेरे मैथ्स में कितने नंबर आए, मैथ्स में मेरे 95 नंबर आ गए। ठीक है, मान लो 1 2 3 4 सब्जेक्ट ही एक बार, चारों सब्जेक्ट 400 नंबर के हैं। तो किसी एक विषय का आपको प्रतिशत निकालना है तो क्या करोगे आप, 90, मान लो हिंदी का निकालना है तो 90/400 × 100, यही करोगे ना। वैसे ही आपको यहाँ करना है, लेकिन यहाँ क्या करना है वो अपन देखते हैं। देखो सूत्र लिखा हुआ है, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में तत्व की द्रव्यमान बटा हुआ यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100 करना है। कैसे देखो, जल में आपको निकालना है, जैसे तो जल में निकालने के लिए क्या करना है, ये सूत्र जरूर लिखना आप नोट्स में। जल में आपको निकालना है आणविक द्रव्यमान, तो जल में एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। H2O का होता है 18। हाइड्रोजन का निकालना है तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, या 2 हाइड्रोजन है तो 2/18 × 100। और ऑक्सीजन का निकालना है तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक ही ऑक्सीजन जल के अंदर है तो 16/18 × 100। एक तो आ गया 11.18%, एक आया 88.79%। इस तरीके से हम किसी भी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात कर सकते हैं। खाली हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उसका आणविक द्रव्यमान या परमाणुविक द्रव्यमान। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको आप सॉल्व करना। C2H5O9, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, पहले इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। नेक्स्ट यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, इसका मतलब क्या होता है देखो आप। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, ये होता है मूलानुपाती सूत्र। जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या दर्शाता है कि उसमें कितने तत्व यौगिक हैं। जैसे H2O, तो H2O के अंदर 2 H और 1 ऑक्सीजन है ऐसे। और मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है, सरल पूर्ण संख्या का अनुपात होता है। जैसे अगर मैंने ऊपर लिखा था ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, अब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, आप ये 6 12 और 6 का सरल अनुपात निकाल लो। C1H6 और O1, ये निकल गया ना, तो इसका हो जाएगा CH6O। ठीक है, दूसरा एक और देखो, जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर C6H6, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा, CH, ये बन जाएगा। तो उनके जो सूत्र आ रहे हैं उनका सरलतम अनुपात निकालना है आपको। इसको हम एक सूत्र से समझते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक यौगिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रतिशतता, एक यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशतता 11.11 और 88.89 है। यदि यौगिक का अणुभार 18 है तो यौगिक का अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। ये एक आंकिक प्रश्न है। ठीक है, इस आंकिक प्रश्न में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशतता दे रखी है, और जो यौगिक है ना वो जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है उसका अणुभार दे रखा है 18। कैसे ज्ञात करेंगे देखो आप। सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर, देखो आप सबसे पहले करते हैं इसके अंदर एक काम, एक सारणी बनाते हैं। उस सारणी में सबसे ऊपर तत्व लिखना है, फिर प्रतिशत लिखना है, फिर परमाणु द्रव्यमान लिखना है, ग्राम परमाणु मोल निकालने हैं, मोल निकालने के बाद उनका अनुपात निकालना है, और फिर पूर्ण संख्या का सरल अनुपात निकालना है। कैसे करना है देखो आप। इसके अंदर दो तत्व थे, हाइड्रोजन कितना प्रतिशत था इसका 11.11, ऑक्सीजन इसका कितना प्रतिशत था 88.89, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आपको इसका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको भाग देना पड़ेगा। 11.11/1, ये आंसर आ गया। फिर 88.89/10,
इंटू 5.5, ये आंसर आ गया। यहाँ पे 10 नहीं आएगा, या 16 आएगा। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, इसको 16 बनाना, ठीक है। तो 88 829 बटा 16, ठीक है ना। अब देखो आंसर कितना आया, पहले का आंसर आया 11.11 ये वाला, और दूसरे का आंसर आया 5.5। यहाँ पे अनुपात निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या में आपको का भाग देना है दोनों के अंदर। सबसे छोटी संख्या कौन सी थी इसके अंदर, ये 5.5 वाली, ये सबसे छोटी संख्या है 5.5 वाली। तो आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर 11.11 बटा हुआ 5.5, 5.5 बटा हुआ 5.5, ऐसे इस तरीके से करना है। इसका आंसर कितना आया आपके सामने 2, और इसका आंसर आया 1। ये 2 और 1 क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या है। तो देखो सूत्र जो यौगिक है वो क्या हो गया, H तो हो गए 2, O हो गया 1। तो यौगिक हमारे सामने क्या बना है इसके अंदर, H2O बन गया। जो यौगिक बना है वो क्या हो गया, H2O हो गया यौगिक। अब मूलानुपाती सूत्र दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो कितना देखा है 18, ठीक है। आणविक भार निकालो सूत्र से, आणविक भार बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। अणुभार कितना है 18 है, अणुभार n इंटू मूलानुपाती सूत्र निकाला, उसको अपन ने सब जब विन्यासित किया तो 18 n इंटू 18, तो n की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई n की संख्या, ठीक है। ये सूत्र क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ये अपन को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो n की संख्या आ गई 1। अब जो अपन ने सूत्र ज्ञात किया उसमें आणविक सूत्र के अंदर H2O होल n रख दो, H2O होल n 1 है, तो वो यौगिक क्या था, H2O था। इस प्रकार हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, केवल हमको क्या दिया हुआ होना चाहिए, उनका प्रतिशत ज्ञात होना चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों। ओके, धन्यवाद।